हेलो प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर, और आपके सामने आज दोबारा से यहां हूं ताकि हम लोग डिस्कस कर सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप ईएमआई भी कह सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म ईएमआई का आप लोग यूज करते हो। और यहां हम लोगों को इंड्यूस करंट के बारे में सिखाया जाता है कि क्या होता है इंड्यूस करंट, बिना बैटरी के जो करंट बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नीट एग्जाम्स की अगर हम बात करें उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ये और अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहां से मैं देखता हूं क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो डेफिनेटली यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 और 2 क्वेश्चंस। सो इन जनरल अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं तो एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आप लोग बिल्कुल मान के चलो आएगा आपके एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, यहां से आप लोगों को थोड़ा सा लेंस लो के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बनता है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट टॉपिक सारे ही आप लोगों को कवर करके जाने हैं, बट कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, वो वही है। ठीक है, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और वो किसी एरिया को क्रॉस कर रही है तो यहां से आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हो। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो मैंने ये कंसीडर की है, और एरिया, मेरा एरिया, अगर एरिया वेक्टर देखो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप एरिया वेक्टर बोलते हो। ये मेरी इसकी डायरेक्शन है, इनमें एंगल है थीटा। तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है बी डॉट ए। बट अभी तक जो मैंने यहां शीट ली है इसका एरिया कैसा है, कांस्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हो ये फ्लैट सरफेस है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड है, फ्लैट सरफेस है। बट सरफेसेस हर बार आपको फ्लैट नहीं मिलेंगी, तो फ्लैट सरफेसेस में तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहां से जो फॉर्मूला बन जाता है बी डॉट ए, या फिर आप लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा। और मतलब इसका है काउंटिंग फील्ड लाइंस, और कहते क्या है फ्लक्स को हम, काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस जो भी हमारे किसी एरिया से पास कर रही है, ये इसका काउंट होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। पर एरिया भी फ्लैट है तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। बट अगर आपका एरिया थोड़ा सा कर्व्ड हुआ, यानी कि मान लो आपकी जो शीट है वो कुछ इस तरीके से है, आपका एरिया कर्व्ड है, वो फ्लैट नहीं है। ये जैसे मेरा हाथ अभी बिल्कुल फ्लैट है, अब मैं इसको ऐसे कर्व्ड भी कर सकता हूं। और मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आप लोगों को दी गई है, ठीक है ना, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं बदल रही, पर अगर आप यहां से एरिया वेक्टर की बात करो तो इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। यहां अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो एरिया बिल्कुल इसके ऑलमोस्ट पैरेलल है। अगर आप यहां आ जाओगे तो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी। यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, यहां एरिया वेक्टर की अलग होगी, यहां एरिया वेक्टर की अलग होगी। तो ऐसे केस में आप फ्लक्स निकालने के लिए छोटा छोटा फ्लक्स निकालते हो, यानी कि यहां छोटा सा एरिया चूज करते हो जिसको बोलते हो डी ए वेक्टर। और यहां से जब आप फ्लक्स निकालते हो तो आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो बी डॉट डी ए, और इसको क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो पूरी सरफेस पे। तो यहां से आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। तो जो टोटल आपका फ्लक्स है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। ये कब निकलेगा, जब आपका एरिया फ्लैट ना हो। यानी कि कैसी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, कर्व सरफेसेस की बात कर रहे हैं सर। वो सरफेसेस जो फ्लैट नहीं है वहां हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अब जो फैराडेज के लॉज हैं वो इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना है। अगर आप फ्लक्स को बदलना चाहते हो तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बदलो, या एरिया का मैग्नीट्यूड बदलो, या फिर एंगल बदलो, है ना। तो इन चीजों से आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है, और फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा यही हमें आगे डिस्कस करना है। सो डेफिनेटली फैराडेज ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग ये कुछ बातें हैं हम लोगों को याद रखनी है। मैंने यहां सारे नोट्स आपके लिए रखे हैं ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सको, आप पढ़ सको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं फैराडेज ने क्या कहा था। उसने कहा था किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में आपको करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट, अगर उस सर्किट में फ्लक्स का चेंज होगा। फ्लक्स का चेंज होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा भाई, ये ऐसा उन्होंने बोला था। बट इससे भी जरूरी स्टेटमेंट ये है, करंट बताने से पहले उन्होंने ईएमएफ का डिस्कशन किया था। ईएमएफ क्या होता है, किसी सर्किट में करंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए भाई, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट चाहिए तो आप कहोगे सर बैटरी चाहिए, है ना।
बिना बैटरी के आप करंट एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना। पर फैराडे ने ये बताया था कि भैया बिना बैटरी के करंट आ सकता है, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, उसने ये भी बोला था फैराडे ने, किसी वायर को या किसी रोड को आप बैटरी की तरह मान सकते हो, या फिर किसी सर्किट में एक इमेजिनरी बैटरी आप कह सकते हो बन सकती है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। वो तब बन सकता है जब उसमें फ्लक्स चेंज होगा। और ईएमएफ का फॉर्मूला उन्होंने ऐसे दिया था, उन्होंने कहा था जो भी फ्लक्स में चेंज होगा, यानी कि डी फाई बाई डी टी, ये क्या है हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नंबर ऑफ टर्न से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फ्लक्स, अगर मेरी कॉइल में जहां मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं ज्यादा टर्न्स हुए तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उन्होंने बोला था जो ईएमएफ होगा वो इसी के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आप इक्वालिटी भी लगा सकते हो, जो मेरा ईएमएफ हो वो इसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। उसके बाद यहां एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, जो लेंस ने बताया था, उस नेगेटिव साइन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव साइन क्यों आया, यहां पूरी स्टेटमेंट लिखी गई है। स्टेटमेंट सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं सो दैट कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, मान लो फैराडेस लॉ से, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, मतलब यही है इस पूरे चीज का। कहने का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कंडक्टिंग लूप और कॉइल चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो आपको यह समझना है फ्लक्स होने से ईएमएफ नहीं है, फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ है। मतलब अगर कंडक्टिंग लूप में आपका फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, एक रिंग के पास किसी मैग्नेट को लेके आते हैं, तो मैग्नेट इसको क्या करती है, रिंग के पास जब आप लाते हैं तो रिंग मैग्नेट को रिपेल करने लग जाती है। तो जब हम इसके अंदर फ्लक्स चेंज करते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लग जाता है। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा, वो इंड्यूस करंट होगा। पर करंट किसकी वजह से आएगा, ईएमएफ की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूले को हमने सेकंड स्टेटमेंट में समझाया था, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां से ई को मैं ईएमएफ कह रहा हूं, यहां हमने स्मॉल ई वर्ड यूज किया ईएमएफ के लिए, वैसे आप वो भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द कॉज दैट इंड्यूस इट। यानी कि ये लेंस लॉ है जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये वहां से आता है। तो एक बार चर्चा करते हैं कि लेंस लॉ क्या है। लेंस ने ये बताया था, अगर आप ध्यान से देखो, जो मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट बता भी रहा था, कि अगर आपके पास यहां कॉइल है, कोई सर्कुलर टर्न ले लो, एक काम करो, एक रिंग रख लो, जैसे ये मेरे पास रिंग है ना। अगर ये रिंग है और इस हाथ में मेरे मैग्नेट है, और मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो अगर मैं नॉर्थ पोल को रिंग के पास लाऊंगा ना, तो ये रिंग इसको अपने पास नहीं आने देगी, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अगर मैं रिंग को छोड़ दूं तो रिंग आगे चलने लग जाएगी इसके साथ, रिपेल होने की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो अगर मैं यहां बार मैग्नेट इसके पास लेके आ रहा हूं, तो यहां बार मैग्नेट है, इसका कुछ नॉर्थ पोल है, इसकी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर कर रही है। तो जैसे ही आप इसको इसके पास लेके आ रहे हो, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर बढ़ रही है, फ्लक्स का इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो यहां कॉइल के अंदर कुछ ऐसा ईएमएफ क्रिएट होगा, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस चेंज को क्या करे, बदलाव में लाए, मतलब वो इस चेंज को ना होने दे। कहने का मतलब है अगर अंदर फील्ड बढ़ रही है तो ये कहेगा फील्ड अंदर बढ़नी नहीं चाहिए, तो ऐसा करंट मैं अपने अंदर प्रोड्यूस करूं। और ऐसा करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, जब यहां नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए, यहां साउथ पोल। तो यहां नॉर्थ पोल क्रिएट होने का मतलब क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर ऐसा करंट हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोबारा से बाहर की तरफ जाए, हम ऐसी फील्ड लाइन क्रिएट करें। और ऐसी फील्ड लाइन कैसे क्रिएट हो सकती है, जब हमारे सर्किट में करंट एंटी क्लॉक हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेट वाले चैप्टर में, जब सर्कुलर कॉइल में करंट हमारा एंटी क्लॉक होता है, तो ऊपर नॉर्थ पोल बनता है और बैक साइड साउथ पोल बनता है, और फील्ड लाइन ऐसे बाहर आती है। तो अगर आप मैग्नेट को इसके पास ले जाओगे, तो ये लूप भी एक मैग्नेट बन जाएगा, जिसका यहां नॉर्थ पोल आएगा और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहां करंट एंटी क्लॉक आ जाएगा। उसी तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हो, आप कह सकते हो अगर सर हम साउथ पोल को पास ले जाएं तो क्या होगा। अगर आप साउथ पोल को पास ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो भी सेम फिनोमिना है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो अगर आप साउथ को पास ले जाओगे तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, तो यहां करंट, यहां आपका कौन सा पोल बनना चाहिए, साउथ, और यहां कैसा बनना चाहिए, नॉर्थ। यानी कि आपको ऐसी फील्ड लाइन चाहिए। अब आपको कैसी फील्ड लाइन चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो यहां जो करंट आपका बनेगा वो बनेगा क्लॉकवाइज, यहां जो करंट आएगा वो कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट से आपकी फील्ड ऐसे जाएगी। आउटसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द कॉइल इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर कॉइल में ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी। और लेंस ने यही कहा था कि जो भी इसका इफेक्ट है, जो मैग्नेट लाने से इफेक्ट आ रहा है, उसी को अपोज कर रहा है।
यानी कि जो आपने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें जो ये नेगेटिव साइन है ना बच्चे, हमने लिखा था एन डी फाई बाई डी टी। यहां ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जो भी फ्लक्स में बदलाव हो रहा है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करे, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन ऐसा आपको साइन इंडिकेट करेगा कि फ्लक्स दोबारा से बढ़े। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ ऐसा होगा कि फ्लक्स कम हो जाए, और फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ ऐसा क्रिएट होगा फ्लक्स दोबारा बढ़ जाए। यानी फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं चाहता, ये इसका रीजन है, ये लेंस लो ने बताया था अपने लॉ में। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? कहने का मतलब है, सपोज करो आपके पास एक फ्रेम है बच्चा, एक वायर का फ्रेम है ना, और यहां आपने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इनटू द पेज इस तरीके से ऑन कर रखी है। आपके पास यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, और अगर आप इसमें क्या करोगे, एक रॉड को यहां रख दोगे। मान लो एक रॉड है और इस रॉड को आप इस तरीके से मूव करा रहे हो आगे की तरफ। कहां मूव करा रहे हो बोलो? लेट्स से आप इसको आगे की तरफ मूव करा रहे हो, तो क्या होगा अगर आप इस रॉड को आगे की तरफ मूव कराओगे? तो ये रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। ये रॉड कैसे बिहेव करेगी? एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कैसे बैटरी की तरह बिहेव करेगी। अगर हम ध्यान से देखें, इसकी वजह से सर्किट में कुछ करंट होगा, और अगर आप ध्यान से देखो, इस करंट को निकालने के लिए आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हो, जिसमें आप अपने हाथ को ऐसे कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरी तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इस तरीके से अपने हाथ की पोजीशन आप रखते हो, है ना। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं ऐसे कर लूं, है ना, स्माइल, है ना, फिर उसके बाद ये वाली फिंगर को ऐसे कर दूं, तो आप देख सकते हो इनकी एंगल कैसा है, 90 डिग्री। यहां से आप ऐसे याद रख सकते हो, ये हमारा एफ है, ये फोर्स के लिए हम कह सकते हैं, या फिर अब यहां फोर्स की जगह हम मोशन कह सकते हैं, तो मैं अभी फोर्स ही कह देता हूं एफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा करंट है, तो ये हो जाता है फादर मदर चाइल्ड। फादर सबसे ऊपर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। तो यहां से ये फोर्स है, या फिर ये मोशन ऑफ द कंडक्टर आप कह सकते हो, जहां कंडक्टर जा रहा है। फिर ये मदर मतलब एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब सी से मतलब करंट। तो कहने का मतलब है, यहां सबसे पहले आप मोशन ऑफ द कंडक्टर पे थंब को करोगे, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर पे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को आप इनटू द पेज करोगे तो करंट ऊपर आएगा, यानी कि यहां से जो इंड्यूस करंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। आप ऐसे करोगे तो इंड्यूस करंट ऊपर आएगा। अब करंट ऊपर कैसे जा सकता है, कैसी बैटरी लगाऊं? मैं इस रॉड को रिप्लेस कर देता हूं एक बैटरी से। कैसी बैटरी ऊपर की तरफ करंट दे सकती है? यानी कि ये एक रॉड एक बैटरी की तरह है, और ये ऊपर की तरफ करंट दे सकती है। यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं ए और बी, तो आप क्लियरली कह सकते हो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना, इसका मतलब नीचे आपका लोअर पोटेंशियल होगा, ऊपर हायर होगा, क्योंकि आप इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। अब इस रॉड के पास अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो रेजिस्टेंस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि आप यहां इंटरनल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। फिर आप बोलोगे कि सर ये चलो ठीक है, इसका ईएमएफ होगा कितना? तो ईएमएफ का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू वेलोसिटी, ये मेरे ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मेरे जो भी सर्किट में ईएमएफ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ आप लोग सोच सकते हो कि सर्किट में करंट भी निकाला जा सकता है क्या? डेफिनेटली। सर्किट में करंट अगर आपको निकालना है तो आपको ईएमएफ डिवाइडेड बाय सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, मान लो इस सर्किट में और भी कोई रेजिस्टेंस लगा है तो आप लोगे, नहीं तो फिर आप सिर्फ रॉड का रेजिस्टेंस लोगे। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा तो जो भी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल होगा। तो मैं मान लेता हूं मेरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो अभी आर ही है। हो सकता है एग्जाम में आपको यहां कोई रेजिस्टर लगा के दे दे, तो आप इसका भी रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो जो भी आपका टोटल रेजिस्टेंस है आप यहां लिख सकते हो। तो मैं यहां कह दूंगा ये जो आर है, यहां मैं लिख सकता हूं अपना जो भी टोटल रेजिस्टेंस है, मैं उसको यहां लिख देता हूं कि भाई अपना जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गया कैपिटल आर। ठीक है, तो आप ये आपने करंट का फॉर्मूला देख लिया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये मेरा सर्किट में इंड्यूस करंट हो जाएगा। आप बोलोगे यही मेरा सर्किट का इंड्यूस करंट है। इंड्यूस ईएमएफ बीएलवी, और ये इंड्यूस करंट, यानी कि आप इसको लिख सकते हो बीएलवी डिवाइडेड बाय आर। वी क्या है हमारी? वो वेलोसिटी जिससे रॉड आगे जा रही है। तो बीएलवी में वो वेलोसिटी जिससे रॉड आगे जा रही है वो हो क्या? बीएलवी। ठीक है ना, यहां से आपको करंट भी मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई करंट कैरिंग रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उस पर एक फोर्स भी लगेगा।
फोर्स निकालने के लिए आप देख सकते हो, आप ये वाला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। इसमें आप देखोगे आपका करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्योंकि अब इसमें करंट जा रहा है तो इस पे एक पीछे की तरफ फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आप बोलोगे सर ये फोर्स कितना होगा, क्या हम इस फोर्स को भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है BIL, यानी कि आप लिख सकते हो B, I की जगह आपने देखा क्या लिख सकते हो आप, BLV, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बोलो, R, और मल्टीप्लाई बाई L। तो आप देख सकते हो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना, पहले भी एक B था, है ना, BIL में भी एक B था, अगर आप ध्यान से देखो करंट में भी एक B है, तो आप लिख सकते हो यहां से B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ये अपना फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा। तो अगर आप चाहते हो रोड अभी भी आगे चले तो सेम फोर्स आपको आगे लगाना पड़ेगा जितना मैग्नेटिक फोर्स पीछे लग रहा है। अगर आप चाहते हो रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहे तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर फोर्स है तो फिर पावर भी निकाल सकते हो। हां सर, फोर्स है तो पावर भी आ जाएगा, फोर्स है तो पावर भी आ जाएगा। पावर कैसे आएगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हो फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो भी आपका आया है इसको वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ये पावर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहां से पूरा मोशनल ईएमएफ हो गया। स्टार्ट किया था हमने सिर्फ एक रॉड को रोटेट कराने से, वो एक सेल की तरह काम करता है, ईएमएफ की तरह काम करता है। कितना आता है? BLV, और डिवाइडेड बाई R करते हो तो आ जाता है करंट। और अगर आप ध्यान से देखो फोर्स की बात करोगे तो BIL होता है, और दोबारा से वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगा। तो ये पूरा आप लोगों ने यहां डिस्कस किया, ठीक है ना। सो मोशनल ईएमएफ कहते हैं इसी को, जो भी हमने पढ़ा था। अब हम एक रोटेटिंग रॉड में भी पढ़ सकते हैं। रोटेटिंग रॉड का मतलब है, मान लो आपके पास एक रॉड है बेटा, इस तरीके की एक रॉड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट नहीं कर रही, किसी v वेलोसिटी से सीधा आगे पीछे नहीं जा रही, ये घूम रही है, रोटेट कर रही है। मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं O और इस पॉइंट को बोल देता हूं A, ठीक है ना। इसको बोल देता हूं OA, और ये रोटेट कर रही है। और मैं मान लेता हूं बच्चों कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनटू द पेज है। कैसे ले ली मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द पेज। जैसे मर्जी ले सकते हो आप, इनटू भी ले सकते हो, आउट ऑफ द पेज भी लिख सकते हो, पर यहां मैंने कैसी चूज कर ली, ये जो मैंने क्रॉसेस बनाया है ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड चूज कर ली। कैसी है ये? इनटू द पेज है, ठीक है ना। सो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हमें निकालना है। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ओमेगा से। इस रॉड की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, वो हम यहां लिख देते हैं भाई। इस रॉड की जो टोटल लंबाई है वो मैं मान लेता हूं कितनी है? L। इस रॉड की टोटल लंबाई मेरी L है, ठीक है ना। सो यहां से अगर ये रॉड रोटेट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, लेट अस से किससे रोटेट कर रही है? ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, मान लो वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है और इस प्लेन में कर रही है, तो आप यहां से एक छोटी सी लेंथ ले सकते हो। आप कह सकते हो यहां से जाओ x डिस्टेंस पे, छोटा सा डिस्टेंस ले लो, छोटी सी लेंथ dx। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी v, तो इसकी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ होगी आप उसको लिख सकते हो x ओमेगा, है ना। ये रोड जब ऐसे रोटेट कर रही है तो आप इस पार्ट को मान सकते हो ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से। किससे जा रहा है? v वेलोसिटी से। v को क्या लिख सकते हो आप? सिंपली x ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस छोटे से रीजन में जो छोटा सा ईएमएफ आएगा वो आएगा b इंटू जो इसकी लेंथ है dx मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा हमारा BLV, करते हैं ना v, सॉरी नॉट ओमेगा, यहां हमें लिखना पड़ेगा जो भी वेलोसिटी है, सॉरी v, है ना। और फिर v को क्या डालेंगे? BLV फॉर्मूला बन गया ना, लेंथ की जगह ds लिखा, फिर आप v को क्या डाल सकते हो? x ओमेगा। अब आ जाएगा यहां से dx, ये आ जाएगा x ओमेगा dx। तो अगर आप टोटल ईएमएफ निकालना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे और यहां से आंसर कितना आ जाएगा? अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से लेके L तक, टोटल लेंथ हमारी 0 से लेके L तक है, तो ये फाइनल आंसर आप याद रख सकते हो B, और यहां से आ जाएगा L स्क्वायर और आ जाएगा ओमेगा। ये आपका ईएमएफ है। बट आपको अब ये याद रखना है ये ईएमएफ है, करंट कहां से कहां जा रहा है ये सोचो। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपको ये सोचना है। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? O से A या A से O। मतलब ईएमएफ में आप ये सोच सकते हो करंट तो तब तक नहीं जाता जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता। अभी तो ये सिर्फ रॉड है जो रोटेट कर रही है। सो आप लोगों को ये सोचना है कि भैया यहां क्या होगा। अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया जो हमारा इंड्यूस करंट है वो A से O की डायरेक्शन में जा सकता है अगर सर्किट क्लोज होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूं मैं, और जो मोशन है वो कंडक्टर का ऊपर की तरफ ले लिया मैंने,
तो आप कह सकते हो यहां से करंट की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो यहां से आप इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हो एक सेल से, एक बैटरी से, क्योंकि ऐसा सेल या बैटरी करंट ऐसे दे सकता है, इस डायरेक्शन में दे सकता है, यानी कि O का पोटेंशियल A से क्या होगा, ज्यादा। यहां आप लिख सकते हो VO माइनस VA इज हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। देखा आपने ध्यान से। अब कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे मैंने बोला करंट A से हो जाएगा, बच्चे सोचेंगे A हाई पोटेंशियल पे है, O लो पोटेंशियल पे है, पर ये कंफ्यूजन मत रखना। अगर आप सर्किट भी देखते हो, सर्किट के अंदर करंट हाई से लो जाता है आउटसाइड, पर बैटरी के अंदर करंट लो पोटेंशियल से हाई जाता है। और मैंने बोला ये रॉड एक बैटरी है, ये सर्किट नहीं है, सर्किट तो इसके बाहर लगाया जाएगा। तो आपको करंट ए से ओ ले जाना है तो आपको ऐसी ही तो बैटरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। तो ये पॉइंट मेरा ओ होगा और ये पॉइंट मेरा ए होगा, तो वीओ वीए से यहां क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं तो चीजें बदल जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो वो भी हमें याद रखना है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड और सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, वो क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि भाई अपने अंदर ही कॉइल में करंट जा रहा है और अपने करंट के बदलाव से फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदलने के हिसाब से कुछ ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। यानी कि एक सोलेनॉइड के अंदर अगर हम करंट ले रहे हैं, लेट अस से अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मेरा मान लो एक सोलेनॉइड है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ करंट दे रहे हैं, इसको कुछ अंदर करंट मिल रहा है, और करंट अगर बदलेगा वक्त के साथ तो अंदर जो फ्लक्स है वो बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। वहां से आपका क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन है क्या, सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं, होता क्या है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है, आप लोग अगर फ्लक्स की बात करो तो फ्लक्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, और हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा सोलेनॉइड है ना, मान लो ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे नजर आ रही है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, म्यू नॉट एन आई। एन का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर इसकी लेंथ में एल मान लू, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कितना मान लू, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कैपिटल एन मान लू, तो स्मॉल एन क्या होता था, याद है, स्मॉल एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। तो फ्लक्स में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जो भी टोटल फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई इनटू एरिया, ये मेरा फ्लक्स आ जाएगा, ये मेरा टोटल फ्लक्स आएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, जो भी हमारा टोटल फ्लक्स है इसको हम लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस टाइम करंट। तो अगर आप कंपेयर करो इसको, टोटल फ्लक्स को अगर आप कंपेयर करो हमारा जो फ्लक्स आया है उससे, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट एन ए, है ना, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन ए इंटू कैपिटल एन, ठीक है ना। और फिर आप कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, एन इंटू एल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो म्यू नॉट, और ये बन जाएगा एन स्क्वायर, और क्या बन जाएगा आपका एल इंटू ए, ये बन जाएगा आपका सेल्फ इंडक्शन, जिसको आप याद रखने के लिए ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ को आप लिख सकते हो वॉल्यूम। तो ये मेरा सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है फॉर अ, किसके लिए बोलो, फॉर अ सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है सेल्फ इंडक्टेंस का एक ये फॉर्मूला, और दूसरा आप याद रख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस को आप बोल सकते हो टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला 1 इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा फॉर्मूला जो हमारा किसके लिए लगाया गया है बोलो, एक इंडक्शन कॉइल के लिए, या बेसिकली हम कह सकते हैं सोलेनॉइड के लिए हम लोगों ने लगाया है, ठीक है ना। ये सोलेनॉइड के लिए आया है, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें एनर्जी कितनी स्टोर होती है एक इंडक्टर के अंदर, तो इसको मैं पहले समझा देता हूं, फिर पूरे आप लोगों को लिख के भी दिखा दूंगा क्या होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर कितना होता है, किसी कंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर सॉरी, कितनी एनर्जी जाके स्टोर होती है। सो जैसे आप लोग कैपेसिटर में पढ़ते थे, कैपेसिटर में जब एनर्जी पढ़ते थे तो आप बोलते थे हाफ सी वी स्क्वायर, यहां से आप देख सकते हो सी की जगह एल आ जाएगा, ये हमारा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जो हम बोल रहे थे, या फिर इसी को हम
क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, और आई क्या हो जाएगा, करंट। यहां करंट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ना। वहां आप लिखते थे हाफ CV स्क्वायर या फिर आप लिखते थे हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है ना। कैपेसिटर में आप लिखते थे हाफ Q स्क्वायर बाय C, वहां चार्ज आता था और कैपेसिटेंस आता था। यहां करंट आता है और हमारा इंडक्टेंस आता है। करंट, इंडक्टेंस, यहां चार्ज और कैपेसिटेंस। तो याद रखना फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है दोनों के, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटर में अगर आप याद करो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला पढ़ते थे जिसको आप एनर्जी डेंसिटी कहते थे, याद हो अगर तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वहां। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ते थे। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती थी। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये होती थी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहां अगर आप बोलोगे सर यहां एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, तो आप बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे जाओ, यहां से इस फॉर्मूले पे जाओ, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्लेस करो, है ना। तरीका क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्लेस करो 1/μ0 से, मतलब रेसिप्रोकल कर दो उसका और μ0 लिख दो जहां जहां। अगर आप इलेक्ट्रिक से मैग्नेट में जाना चाहते हो तो ये रूल याद रखो, जहां एप्सिलॉन नॉट हो 1/μ0 कर दो, जहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां क्या लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से कितना फॉर्मूला आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो ये वाले फॉर्मूले को, यहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां आपने मैग्नेटिक फील्ड लिख ली और नीचे क्या कर दिया, B0। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। आप चाहो तो इसको सोलेनॉइड के लिए डिराइव भी कर सकते हो, बट डेरिवेशन में आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, पर आपको जल्दी से शॉर्ट तरीका कि आप एग्जाम में फटाफट डिराइव कर लो, रीचेक कर लो। कैपेसिटर याद रहता है, इंडक्टर में भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाफट इनके बीच में एक रिलेशन बना लेंगे। जहां जहां हमारा μ0 होगा वहां 1/ε0, या फिर जहां ε0 होगा वहां 1/μ0 कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन बना सकते हो। तो यहां मैंने पूरा डिराइव करके भी दिखा दिया एनर्जी डेंसिटी का। आपने हाफ LI स्क्वायर फॉर्मूला देखा था, L की मैंने यहां वैल्यू डाल दी और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यही फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने पढ़ा था। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा B² डिवाइडेड बाय 2μ0, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। सो यस, इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कोइल है, अपनी वजह से ही फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का चेंज होने से क्या हो रहा है बोलो, जब फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है बोलो, जैसे फ्लक्स हमारा बदल गया तो कुछ इंड्यूस हुआ, तो यहां दो कॉइल होंगी, म्यूचुअल में एक नहीं दो होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास एक कॉइल है, मान लो कॉइल 1, दूसरी कॉइल है ये मान सकते हैं कॉइल 2। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। मान लो इसमें कुछ करंट जा रहा है हमारा I1 और इसमें कुछ करंट जा रहा है मान लो हमारा I2। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में क्या हो रहा है हमें ये देखना है। तो कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में हम यहां लेते हैं, तो हम यहां फ्लक्स निकालेंगे कॉइल 2 से, तो यहां हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे कॉइल 2 से। तो कॉइल 2 से टोटल फ्लक्स ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 2 का फ्लक्स 1 की वजह से मैं यहां लिख देता हूं इन कॉइल 2, मतलब कॉइल 2 में देख रहे हैं किसकी वजह से बोलो, ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 2 में देख रहे हैं कॉइल 1 की वजह से। तो कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड यहां हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी आएगी, कॉइल 1 की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1। पर नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे, कॉइल 2 के, और जो एरिया भी आएगा वो किसका आएगा, कॉइल 2 का। तो यहां से जो एरिया भी आएगा वो किसका आएगा बोलो, कॉइल 2 का। तो ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, जो भी मेरा फ्लक्स आएगा इसको लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को M21 को बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनटू जो भी करंट है हमारा I1। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर आपको M21 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्लक्स है सेकेंड कॉइल में फर्स्ट की वजह से डिवाइडेड बाय करंट इन फर्स्ट कॉइल, इसको आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हो, ठीक है ना। और बाय सिमेट्री अगर आप उल्टा करना चाहोगे, आप कहोगे सर अगर आप φ12 निकाल लो सब चीज सेम रहेगी, हाँ, जहां N2 लिखा है वहां N1 कर दो, यहाँ B2 कर दो, यहाँ A1 कर दो, तो यहां से भी वो सारी चीजें क्या रहती है, सेम रहती हैं। अब डिपेंड करता है, एक्चुअली एरिया वो लिया जाता है जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो इसके हिसाब से अगर बस आपको ये याद रखना है कि M21 और M12 हमेशा रहेंगे सेम, चाहे आपका एरिया कुछ भी हो जाए। तो आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड है कि हर बार एरिया A1 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां वो एरिया आता है A1 A2 में से, वो एरिया चूज किया जाता है जहां जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी,
हो सकता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में हो तो इतना ही एरिया लेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में हो तो इतना ही लेंगे, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे कॉइल में है तो पूरा एरिया लेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे कॉइल में तो पूरा एरिया लेंगे। पर इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आएगा। नीट में सिंपल फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा, आपको M21 या M12 निकालने के लिए देगा, तो M21 का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और अगर आप M12 का फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 512 डिवाइडेड बाई I2। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, और याद रखना है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। सोलेनॉइड में भी आ सकता है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे सोलेनॉइड में भी आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से दो मतलब हम लोगों को सोलेनॉइड दे रखे हैं, कोएक्सियल आपको सोलेनॉइड दे रखे हैं। एक सोलेनॉइड ऐसा हो गया, मान लो उसमें कुछ करंट चला गया I1, और एक दूसरा सोलेनॉइड इसके अंदर बना दिया उन्होंने, है ना, एक इसके अंदर दूसरा बना दिया, कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल को बना दिया, इसमें कुछ करंट ले लिया I2, है ना, और यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है। तो आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊं, यहां से M12 या M21 अगर आप निकालोगे सेम आएगा, है ना, और यहां से फॉर्मूला आता है जैसे आपने पहले पढ़ा था, पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू वी, याद है, जो अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्फ में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता था एरिया इंटू लेंथ। यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से भी फॉर्मूला यही आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह N1 N2 होंगे, हो सकता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो, इसमें N2 हो पर यूनिट लेंथ, है ना। सो यहां से आ जाएगा N1 N2 N स्क्वायर की जगह, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, और एरिया यहां छोटा वाला लेना है आपको, जो कॉमन एरिया इनका ना वो लेना है, ये वाला एरिया, बाहर वाला एरिया नहीं लेना, बड़ा एरिया नहीं लेना, ये जो एरिया है ये स्मॉलर कॉइल का एरिया होता है। सो ये फॉर्मूला होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसके लिए बोलो, एक सोलेनॉइड के लिए, जिसको आप कॉइल भी कहते हो या फिर सोलेनॉइड बोल दो, तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, आप लोगों के लिए पैरेलल कनेक्शन कभी कभी बोल देता है, पैरेलल कनेक्शन के क्वेश्चंस बहुत कम केसेस में आते हैं, इंडक्टर को पैरेलल में लगा दे तो क्या होगा, तो जैसे आप रेजिस्टेंस के साथ करते हो यहां भी आप सिंपली ये याद रखो, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई इफेक्टिव जो आपका इंडक्टेंस आएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 आएगा। सो आप यहां से इसको इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि है क्या, ये पैरेलल में अगर आप कोई करंट दोगे तो करंट हर जगह डिवाइड होगा, तो हम इक्वेशन में वही देख रहे हैं, हम करंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहां से ध्यान से देखें, फिर करंट का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, इसको EMF/L लिख सकते हैं, तो यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 टिल 1/Ln, आप ये इसको आराम से लिख सकते हो। तो ये इंडक्टेंस हमारे हो गए पैरेलल में। अच्छा, अब सीरीज में अगर होंगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। सीरीज में दो तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं। मान लो आपकी कॉइल ऐसे है, ये पहली कॉइल है ना, और ये पहली कॉइल है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये कॉइल है और इसका L1 मेरा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। दूसरी कॉइल मैंने बिल्कुल सेम तरीके से ले ली, यानी कि मान लो अगर इसमें टर्न मेरे क्लॉक थे तो इसमें भी ऐसी क्लॉकवाइज टर्न है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। तो अगर आपने इस तरीके से ले ली और इसका इंडक्टेंस है L2, तो जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सबसे पहले यहां दिया गया है, ये लिख सकते हो आप कितना, L1 प्लस L2 2 टाइम्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट अगर थोड़ा अलग तरीके से टर्न किए गए हैं, यानी कि अलग तरीका ये हो सकता है, मान लो ये कॉइल है, इसमें ऐसे क्लॉकवाइज है, इसमें टर्न कैसे थे, ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे चल रहे हैं, बट आगे जाके जो दूसरी कॉइल बनती है, मान लो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो गए कुछ, मतलब एक में क्लॉक जा रहा है तो करंट दूसरे में एंटी क्लॉक जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये आपको L1 दिया है, ये L2 दिया है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका M दिया है, तो ऐसे केस में L1 प्लस L2 माइनस 2M आप लिखोगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में लास्ट ईयर की ही बात है, डायरेक्ट पूछा गया था, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में भी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मर्स में आपको बस इतना याद रखना है, ट्रांसफॉर्मर्स एक डिवाइस होता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ऐसे दो कॉइल्स बनाते हैं और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही बेस्ड है। एक हमारी प्राइमरी होती है, एक को हम बोलते हैं हमारी प्राइमरी कॉइल, और दूसरी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरी हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स N1, दूसरे वाले में N2। पहले वाले में अगर करंट I1 है, दूसरे में I2। पहले वाले में वोल्टेज V1 है, दूसरे वाले में V2। ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ एम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो हम इसमें दो तरीके के पढ़ेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन, पर काम कर रहे हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ठीक है ना। मैं ये कह सकता हूं जितना इनके बीच में फ्लक्स लिंकेज है, जो फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरे में एंटर हो रहा है, मतलब जितनी फील्ड लाइन इससे निकल रही है दूसरे में एंटर हो रही है, पर टोटल फ्लक्स दोनों का अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग है। भाई सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन
एक टर्न में एंटर करेगी तो 1 टाइम्स फ्लक्स होगा, मतलब 1 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे तो फ्लक्स डबल हो जाता है ना, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो टोटल फ्लक्स दोनों में अलग अलग होता है। अगर मैं एफिशिएंसी 100% मानूं, मतलब कोई फ्लक्स का लॉस ना मानूं, तो फिर मैं कह सकता हूं भाई जो टोटल फ्लक्स है बेसिकली इसका, वो इसके अंदर एंटर कर रहा है। ये बिल्कुल आइडियल केस है जब कोई फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा 100% एफिशिएंसी में। तो यहां आप लोग पावर जनरेट नहीं करते, ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेट नहीं करता। कभी सवाल ये आ जाता है नीट में, क्या ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी क्रिएट होती है, क्या उससे पावर क्रिएट होती है, क्या उससे एनर्जी बढ़ा सकते हो, क्या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एनर्जी बढ़ा देता है? तो नहीं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, पावर क्रिएट नहीं हो रही है, पावर कंजर्व रहेगी। करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व। तो आप हमेशा याद रखना I1 V1 हमेशा I2 V2 के बराबर रह सकता है, या फिर पावर ये तब है जब पावर आपकी कंजर्व्ड है, तो पावर कम ही हो सकती है बट बढ़ नहीं सकती। कभी भी I2 V2 I1 V1 से बड़ा नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो I2 V2, या तो ये कह सकते हो कि ये I1 V1 ग्रेटर देन इक्वल टू I2 V2 हो सकता है ना। सो यहां आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती है। आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज रेशियो। तो वोल्टेज का जो रेशियो आता है यानी कि V1 by V2 या V2 by V1, वो याद रखना V1 by V2 इज N1 by N2। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है वही वोल्टेज का रेशियो है। तो जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगे वहां ज्यादा वोल्टेज, वहां ज्यादा पोटेंशियल आएगा, जिसमें कम टर्न्स होंगे वहां कम वोल्टेज होगी। ठीक है, तो अगर आपको यहां से यहां जाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो N2 N1 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप करंट में ये रेशियो निकालोगे तो वो उल्टा आ जाएगा। कहने का मतलब है I1 by I2 इज N2 by N1, मतलब वो अपोजिट है, वो क्या है, उल्टा है। जिसमें ज्यादा टर्न्स उसमें करंट कम, जिसमें कम टर्न्स उसमें करंट ज्यादा। ठीक है ना। सो याद रखेंगे ये चीज, ये वोल्टेज रेशियो को हम एक बार याद रखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें तो ये वही है बच्चे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में हम प्राइमरी से ज्यादा रखते हैं, और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे वोल्टेज V2 V1 से बड़ा होगा और करंट I1 I2 से बड़ा होगा, मतलब करंट कम हो जाएगा। यहां हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। स्टेप डाउन बिल्कुल उल्टा है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप कह सकते हो यहां मेरा N1 N2 से बड़ा होगा, यानी कि V1 V2 से बड़ा होगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, प्राइमरी में ज्यादा होगी, सेकेंडरी में कम हो जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें करंट I2 में I1 से ज्यादा होगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा। तो ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको बता ही दिया, ये पावर हमारी कंजर्व्ड होती है, पर ज्यादातर केसेस में हमारी पावर कंजर्व नहीं होगी। मोस्टली किसी ट्रांसफॉर्मर में पावर कंजर्व होती नहीं है, तो वहां आपको एफिशिएंसी दे देगा, आप लोगों को बोलेगा कुछ एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर की कुछ काबिलियत है, कुछ एफिशिएंसी है। वो है क्या हमारी, वो बेसिकली जो पावर आपको मिल रही है आउटपुट पे, है ना, जो भी आउटपुट पे मिल रही है यानी कि सेकेंडरी पे मिल रही है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आप इसको एफिशिएंसी कहते हो। ठीक है ना। सो ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। सो यहां से स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैंने पूरा बता दिया, तो आप इसको नोट्स में देख सकते हो। 100% एफिशिएंसी सिर्फ तब होगी जब कोई पावर का लॉस नहीं होगा, अदरवाइज एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। जनरली एफिशिएंसी आपकी जो होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, परसेंटेज में लिखोगे तो लेस देन इक्वल्स टू 100% होती है। सो यहां से ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसमें बस अब आप लोगों को फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेंस लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। एक स्क्वायर लूप ले लेता है, एक छोटा सा सर्कुलर लूप ले लेता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ सकता है बीच में, इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन बना सकता है। सो डेफिनेटली पूरा चैप्टर आप लोगों को स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, तभी जाके आप लोगों के 100% स्कोर होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक इसका डिटेल एनालिसिस दे दिया, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिया, और अच्छे से आपको समझा भी दिया ये टॉपिक्स क्या होते हैं। चाहे वो मोशनल ईएमएफ हो, उसको आप अच्छे से कर सकते हो, या फिर आप लेंस लॉ की बात करो, आप उसको भी अच्छे से करके जाओ एग्जाम में। तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कुछ और टॉपिक जो मैंने बताए थे आप उसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। सो बस ये था हमारा डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर मिलेंगे बच्चों आप लोगों के साथ अगले चैप्टर के डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून अगेन, बाय।